हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग प्रेमचंद्र जी की महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत सुनेंगे उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई महत्वपूर्ण कहानी पंच परमेश्वर। आशा है यह कहानी आप लोग अवश्य ही पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों में शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलते हैं कहानी पर। कहानी पर पहुंचने से पहले संक्षिप्त सा परिचय मुंशी प्रेमचंद्र जी का। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो स्वयं में एक युग पुरोधा हैं, उनके नाम पर एक युग का निर्माण किया गया। ऐसी महान हिंदी साहित्य की विभूति का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था। बचपन में आपकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। आपकी माता का निधन आपकी बाल्यावस्था में हो गया था। आपके ने भी माता का कष्ट झेला और आपके जो है बचपन में ही शादी भी हो गई थी, पहली शादी, जो कि आपको पसंद नहीं है। उसके बाद आपने पुनः दूसरी शादी की शिवरानी देवी जी से। इन्होंने आपकी आत्मकथा प्रेमचंद्र घर में के नाम से लिखी है। प्रेमचंद्र जी जो साहित्य के युग पुरुष, शलाका पुरुष थे, उनकी भी 3 जीवनियाँ लिखी गई हैं और ऐसी महान विभूति की महत्वपूर्ण कहानी है पंच परमेश्वर। तो आइए चलते हैं कहानी पर। और एक कहानी से संबंधित आपको एक बात बताएं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी बचपन का नाम जिनका था नवाब राय। आपने एक कहानी संग्रह सोजी वतन उर्दू में प्रथम कहानी संग्रह लिखा, जो कि अंग्रेज सरकार के द्वारा देशद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया गया था। उसके बाद आपको न लिखने की भी सख्त चेतावनी दी गई थी, जिस कारण आपने अपना नाम प्रेमचंद्र रख कर साहित्य लेखन का कार्य किया और यही नाम आपके पहचान का आधार बना और साहित्य में अमर हो गया। तो आइए, बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं कहानी पर। देखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी। जुम्मन शेख अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन को अपना सारा घर दे जाते। उनमें खान पान का व्यवहार न था, न धर्म नाता था, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक थे और जुम्मन के पूज्य पिताजी जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की, खूब रकाबियाँ मांझी, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था। प्रत्येक चिलम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास थे। वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से, बस गुरु जी की कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेगा कि विद्योपार्जन में उसने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उसके भाग्य में ही नहीं थी तो कैसे आती। मगर जुमराती स्वयं आदर्शवाद के कायल न थी। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था। उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रहननामे या बैनामों पर कचहरी की मुहर्रिर भी कलम नहीं उठा सकती थी। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उनके धन के कारण था, तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवा पुलाव की वर्षा। पर रजिस्ट्री की मोहर में इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लग गई। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों को और कुछ तेज तीखे सालन के साथ देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती। बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो अब तक गांव में मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक यूं ही रोध होध कर काम चलता रहा।
अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खुद बना खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं चाहिए? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़की आई हो। खाला बिगड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख मन ही मन हंसता है। बोले, हाँ ज़रूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी यह रात दिन की खिटखिट नहीं पसंद। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनने का साहस करे? किसमें इतना बल था जो उसका सामना करे? इसके बाद भी कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव तक दौड़ती रही। झुकी कमर मानो कमान हो गई। एक एक पग चलना दुभर था, मगर बात पर आ गई थी, इसका निर्णय होना जरूरी था। बिरला ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू नवाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूँ हाँ करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी। कहा कब्र में पांव लटके हुए, आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानता। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ, अल्लाह का नाम लो। अब तुम्हें खेती बाड़ी से क्या काम? पर कुछ सज्जन ऐसे थे जिन्होंने हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा आनंद प्राप्त किया। झुकी हुई कमर, पोपला मुंह, सन के से सफ़ेद बाल, इतनी सामग्री एकत्र हो तो हंसी क्यों ना आए। ऐसे न्यायप्रिय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना, उसे सांत्वना दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी दम भर के मेरे लिए आज पंचायत में चलो। अलगू, मुझे क्यों बुला रही हो? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला अपनी विपद तो सबके आगे रो आई। अब आने न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूं आने को आऊँगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? अलगू, अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है, फिर उसे कोई नहीं जीत सकता। अलगू इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे सका, पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे, तो क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत हुई। जुम्मन शेख पहले से ही फर्श बिछा रखे थे। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू का खूब प्रबंध किया था। स्वयं अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे। जब पंचायत में कोई आ जाता तो दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते। जब सूर्यास्त हो गया, चिड़ियों के कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तो यहाँ भी पंचायत शुरू हुई। फर्श की एक एक अंगुल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वे ही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी, नाई ताबड़तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना संभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आसपास गाली गलौज कर रहा था, कोई रो रहा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब दिन का रोना नहीं सहा जाता। ना मुझे पेट की रोटी मिलती है, न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, बेचहरी दरबार नहीं कर सकती, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा किसको अपना दुखड़ा सुनाओ? तुम लोग जो राह निकालो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन अपने गांव में बसा चुका था, बोले, जुम्मन मियाँ, किससे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जो किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य पाले हुए थे। जुम्मन बोले,
पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, खाला जान जिसे चाहें उसे बदे, मुझे कोई उज्र नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता, मुझे भी कुछ तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहे पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो, तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो, मैं उन्हीं को सरपंच बद देता हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा के खिलाफ, खुदा की तरफ जाती है। अलगू सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की, हमसे भी जो बन पड़ा किया, मगर इस समय तुम और तुम्हारी बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हैं। तुमको पंचों से जो कुछ अर्जी करनी हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है। अलगू यह सब बातें दिखावे के लिए कर रहा है, अतः शांत चित्त होकर बोले, पंचों, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे हिब्बा कर दी। मैंने उन्हें ता हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ, उनकी खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है, मगर औरतों में ज़रा अनबन रहती है, उसमें मेरा क्या बस। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है, उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं है। मैं तो भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अख्तियार है, जो चाहे फैसला करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम था, अतः वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट कर रहा था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जा रहे थे। जुम्मन चकित थे, अलगू को क्या हो गया, अभी तो यह मेरे साथ बैठा था, अब कैसी बातें कर रहा है, इतनी देर में ही काया पलट हो गई, मेरी ही जड़ें खोद रहा है। जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बा नामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र है वही शत्रु का व्यवहार कर रहा है। यह कलयुग की दोस्ती है। अगर ऐसे कपटी धोखेबाज दोस्त ना हो तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों हो। यह हैजा, प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों का ही दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति परायणता की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। वे कहते थे, इसी का नाम है पंचायत, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। अब वे बात नहीं करते। पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी नहीं सह सका। अब उनमें शिष्टाचार अधिक, व्यवहार कम होने लगा। वे मिलते जुलते थे, मगर उस तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, बुरे कामों की सिद्धि जल्दी हो जाती है। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत सुंदर गोई लाए थे। बैल पछाही जाति के थे, बड़े बड़े सींग वाले। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यार दगाबाजी की सजा है, इंसान सब्र भले ही कर जाए, खुदा सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है, अतः चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने जुम्मन से कहा, कुछ करा दिया है क्या। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर खूब वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदियां बहा दी। व्यंग, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुई। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया और उसे रणभूमि से हटा ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्क पूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बैल किस काम का,
उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डाला जाए। गांव में एक झग्गू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हो। आजकल तो 1 खेप के हिलाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरे की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर ही बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम न ले नहीं पाया कि फिर जोत दिया। अलगू के घर था तो चैन की बंसी बजाता था। बैल राम कभी छठे समाहे बहाली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बैल राम का राहदीप था। साफ सफाई, दली हुई दाल अरहर और भूसे के साथ खली। यहाँ यह नहीं, कभी घी का स्वाद चखने को मिलता था। शाम सवेरे एक आदमी खरारे करता, पोंछता, सहलाता। कहाँ वह सुख चैन अब। यहाँ कहाँ आटो पैर, खपत ही खपत। महीने भर में ही वह पिस गया। इक्का का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता। एक एक पग चलना दूभर था, हड्डियाँ निकल आई, पर था वह पानीदार, मार बर्दाश्त नहीं थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दोना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते। साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतः उन्होंने कई बार बड़े कोड़े निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वहीं धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लाठी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद होने लगा। कोई नजर न आया। आसपास गांव भी न थे। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और 2 दुर्रे लगाए और कोसने लगे। अब भागे, तुझे अभी ही मरना था। अरे घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा। अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेच दिए। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बुरे नमक के थे, अतः छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। लालच बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वह रत जगह करने की ठान रहे थे। चिलम पिया, गाया, हुक्का पिया, इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो जागते रहे, पर पाँव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कोई कनस्तर तेल भी न दारत। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआई ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तो पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगने पहुंचते तो साहू और सहुआई दोनों ही झल्लाते हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बैंड बकवास करने लगते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गए, इनको दाम की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उसका दाम मांग रहे हो। सत्यानाशी बैल गले बांध दिया। हमें नीरा पोंगा ही समझ लिया है। हम भी बनिए के बच्चे हैं, ऐसे बुद्धू नहीं हैं। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुँह धो, तब दाम लेने आना। चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाया करते, साहू जी के बराने की पुष्टि करते। पर 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़ कर लाठी ढूंढने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ गई। सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे, इस तरह से काम नहीं चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसी से राजी हो जाना। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे फिर पंचायत बैठी। वही संध्या का समय। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विषय विवादग्रस्त था। मटर की फलियों पर उनका कोई सत्य है या नहीं। जब तक यह प्रश्न न हल हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे।
और अलगू ने भी अपनी पंचायत बैठाई। पेड़ की डालियों पर बैठी सुख मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों ने उन्हें बेमुरव्वत कहने का क्या अधिकार प्राप्त किया है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में संकोच नहीं। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदले? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़ा कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ कर बोल गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उर्ज तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है, और तभी यह ज्ञान हमारी विश्वसनीय पथ प्रदर्शना का काम करता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील और न्यायपरायण हो जाती है। नवयुवक उद्दंडता में कितना उद्दंड रहता है, माता पिता उसकी ओर से चिंतित रहते हैं, वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मुक्त युवक कितना धैर्यशील और शांत चित्त हो जाता है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान था, अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, इस वक्त मैं न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुँह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदस्य है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदाचित समावेश नहीं होना चाहिए। मुझे सत्य से जौ भर भी नहीं टलना चाहिए। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय से तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ निर्दयता न करे, इसीलिए समझू को दंड भी मिलना चाहिए। अलगू चौधरी और समझू साहू, ऐसा जुम्मन शेख ने कहा, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छे से विचार किया है। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह नहीं कर सकते थे। बैल की केवल मृत्यु इसी कारण हुई कि उसे बड़ा कठिन परिश्रम ले लिया गया। उसके चारे दाने का कोई अच्छा प्रबंध नहीं था। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बैल को जानबूझकर मार डाला, अतः उसे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झगड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है, यह रियायत करें तो उनकी भलमानसी। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराह रहा था। इससे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंचायत में परमेश्वर वास करते हैं, उन्हीं की महिमा है। पंचों के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से तुम्हारा मैं प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कोई किसी का दोस्त नहीं होता, न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सोचता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो इस तरह आपने सुना मुंशी प्रेमचंद्र जी का कहानी संग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण कहानी पंच परमेश्वर। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर महत्वपूर्ण कहानियों की लगभग 200 कहानियों की श्रृंखला है, जिसमें यूजीसी नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों को भी सम्मिलित किया गया है। अन्य पाठ्यक्रमों में लगी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जिनको आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सुन सकते हैं। तो फिर अगले तथ्य के साथ हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।